हेलो बच्चों, तुम लोगों को इस चैप्टर का काम हमने दिया था कि इस चैप्टर को रीड करो, देखो और समझो। चलो इस चैप्टर को हम तुम लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा है, ध्यान से सुनना, कई बार समझने की कोशिश करना, समझ में आएगा। ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड एग्ज़ाम में इस चैप्टर से लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन निश्चित है आना, गारंटी है। इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। चलो, अभी तक हम लोगों ने जो भी कुछ अकाउंटिंग का पढ़ा है फ्रॉम 11th to 12th अब तक, वो सारा काम जो था वो हम लोगों का सब ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन का था या ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का था। मतलब ऐसी संस्थाओं का काम था जो लाभ कमाने के लिए काम करती हैं। अब हम लोग बिल्कुल एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन को देख रहे हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता बल्कि सेवा प्रदान करना होता है। ऐसे इंस्टीट्यूशन को हम लोग नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो ये एक अलग तरीके की होती हैं। उदाहरण के तौर पे मान लो हमने एक टैक्सी किराए पे ली और लेकर के हम गए, मान लो लखनऊ से दिल्ली गए, तो हमने टैक्सी खरीदी नहीं या टैक्सी वाले ने टैक्सी हमें बेची नहीं, उसने हमें एक सर्विस प्रोवाइड की कि वो हमें लखनऊ से ले जा करके दिल्ली छोड़ देगा। तो ये ऐसी सब चीज़ें, ट्रांसपोर्ट कंपनीज वगैरह, ये सब इसमें आती हैं। अच्छा देखो, पहले तो देखो इनका मतलब क्या हुआ। पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है, अर्निंग प्रॉफिट इज़ द अल्टीमेट एम ऑफ एवरी ट्रेडिंग कंसर्न और इंस्टीट्यूशन, बट देयर आर सम other institution also whose objective is to provide service to the society and to safeguard the interest of society members. Their objective is not to earn profit. Such institution are called non-trading institution or organization. इन्होंने कहा कि जितने भी इंस्टीट्यूशन होते हैं, व्यापारिक संस्थान होते हैं, इन सबका जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो केवल लाभ कमाना है। लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं, समाज के जो लोग हैं उनके हितों का ध्यान रखती हैं। इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। इन सबको नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, गैर व्यापारिक संस्थाएं कहते हैं। ठीक है, इन ये इंस्टीट्यूशन भी जो है, ये भी अपने पास अकाउंटिंग का रिकॉर्ड तो रखेंगे ही, क्योंकि हिसाब किताब रखना है। तो ये लोग जो अपने अकाउंट्स बनाती हैं वो होता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन में कौन कौन आता है? क्लब, लाइब्रेरी, पॉलिटिकल पार्टीज, हॉस्पिटल, चैरिटेबल ट्रस्ट, ऑर्फनेज, स्कूल, कॉलेज, स्पोर्ट क्लब्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन and other institution of such nature are grouped under non-trading organization and institution। ये सब आते हैं इनके अंदर। और प्रोफेशनल्स कौन कौन है? डॉक्टर, लॉयर, एडवोकेट, ऑडिटर्स, चार्टेड अकाउंटेंट्स, सिंगर्स, डांसर्स, ये सब प्रोफेशनल हैं। अच्छा, अकाउंट क्यों बनाना चाहिए? दरअसल नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, इनका सबका मेन काम चंदे से चलता है। सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस, सरकार डोनेशन दे दे, ये सब इनसे सबसे चलता है। तो चूंकि इन लोगों को पैसा जो है बाकी लोग देते हैं अपने खर्चे को पूरा करने के लिए, ठीक है, इसलिए वो लोग ये भी चाहते हैं कि ये लोग अपने अकाउंट सही से बना के रखें, जिससे कि जिसने पैसा दिया है वो जब भी ये जानना चाहे कि मेरे पैसे का इन्होंने क्या किया या कहाँ पे उसका उपयोग किया, तो इसलिए वो जो है अकाउंट्स इनके देख ले और जान जाए। ठीक है, लिखा हुआ है कुछ उद्देश्य बुक कीपिंग अकाउंटेंसी की क्या क्या है। पहला है टू बैलेंस द एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू रिसिप्ट्स। इन लोगों को पैसा मिलता है और ये लोग खर्चा करते हैं, तो इन लोगों को ये भी देखना होता है कि हमारे जो खर्चे हैं वो कहीं ऐसा ना हो कि जो रुपए हमें मिल रहे हैं उनसे ज़्यादा हो जाए। इसीलिए ये लोग अपने अकाउंट बनाते हैं। दूसरा लिखा हुआ है टू कैलकुलेट नेट इनकम। साल के अंत में ये देखते हैं कि हमें जो रुपए मिला और हमने जो खर्च किया उसमें बचा क्या, जो बचा उसको ये इनकम कह देते हैं। इनकम इसलिए कह देते हैं क्योंकि इन लोगों को इनकम टैक्स वगैरह भी पे करना पड़ता है। टू नो द फाइनेंशियल कंडीशन, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन जानने के लिए कि साल के अंत में इनकी वित्तीय स्थिति क्या है, बैलेंस शीट बनानी होती है, वो ये लोग भी करते हैं, तो फाइनेंशियल कंडीशन जान सकते हैं। अगला लिखा हुआ है टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस पर्सन एंड इंस्टीट्यूशन।
अगर ये रिकॉर्ड बनाएंगे अपने यहाँ प्रॉपर, तो कौन इनके मेंबर हैं, कौन डोनर हैं, कौन इनको सब्सिडी दे रहा है, मदद दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें ये लोग आसानी से जान सकते हैं। इसके बाद फिर बात आती है टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट असेट। इनके पास भी तमाम असेट हो जाती हैं, तो उन असेट्स को जानने के लिए उनकी पोजीशन क्या है ये लोग अपना करते हैं। फिर अगला टॉपिक था सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन एंड प्रोफेशनल पर्सन। इनके सिस्टम क्या है? दरअसल अकाउंटिंग के रिकॉर्ड रखने के केवल दो मेथड हैं, एक है कैश सिस्टम, दूसरा है मर्केंटाइल सिस्टम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी कुछ बनते हैं साल के अंत में बनाने ही होते हैं, स्टेटमेंट बनाने होते हैं, ठीक है, तो वो जनरल प्रिंसिपल जो बुक कीपिंग के हैं उन्हीं के आधार पर बनाए जाते हैं, ठीक है। इनके जो सौदों का जो क्षेत्र होता है वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जैसा नहीं होता है। मतलब इनके यहाँ बहुत कम हेड हैं जिनसे रुपए मिलते हैं, बहुत कम हेड हैं जिसमें रुपए जाते हैं। तो ये लोग अपने यहाँ कैश बुक बनाते हैं और कैश बुक ही इनकी जो है मेन बुक हो जाती है। अच्छा, ये अब लोग कैश बुक बनाते हैं तो मतलब ये लोग कैश सिस्टम फॉलो करते हैं। अच्छा, ये लोग कैश सिस्टम फॉलो क्यों करते हैं? इसके कुछ रीज़न है। नंबर एक, कैश सिस्टम बहुत इजी सिस्टम है। कैश सिस्टम में केवल रुपए का आना और रुपए का जाना लिखना होता है, तो आसान तरीका है। दूसरा, इकोनॉमिकल सिस्टम, चूँकि आसान है इसलिए किसी बहुत पढ़े लिखे या क्वालिफाइड पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इकोनॉमिकल भी है, कम खर्चीला है। नॉट नीड टू ट्रेनिंग, कोई ज़रूरत नहीं होती कि अकाउंटेंट को ट्रेन किया जाए तब वो बना पाए। लिमिटेड ट्रांजैक्शन, इनके यहाँ सौदे बहुत लिमिटेड होते हैं। क्रेडिट रिकॉर्ड, इनके यहाँ जो भी कुछ उधार होता है उसको नॉर्मली तो ये लोग लिखते ही नहीं हैं, ठीक है। उसके लिए एक मेमोरेंडम बुक रख लेते हैं। मेमोरेंडम बुक एक रफ बुक टाइप की होती है, वो अलग रख लेते हैं कि अगर कोई उधार सौदा हुआ। नॉर्मली इन लोगों के यहाँ उधार सौदा होता ही नहीं है। फिर एक कंप्लीट सिस्टम, ये कंप्लीट सिस्टम है, ठीक है। ये मतलब जो भी कुछ रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर देता है। टू फाइंड द सरप्लस एंड डेफिसिट, सरप्लस का मतलब साल के अंत में इनके पास सरप्लस बचा या डेफिसिट कमी पड़ गई, मतलब रुपए की, जो इन्हें पैसा मिला और जो इन्होंने खर्चा किया उसका बैलेंसिंग है ये। यूज़ ऑफ हेल्पफुल बुक, ये कई हेल्पफुल बुक को जो है अपने पास अपने यहाँ बनाते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब आगे लिखा हुआ है अकाउंटिंग ऑफ नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन। नॉर्मली लोगों को अपने यहाँ तीन चीज़ें बनानी होती हैं। एक होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तीसरा होता है बैलेंस शीट अकाउंट। बैलेंस शीट, जैसा कि पहले वाले का नाम ही है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट का मतलब प्राप्ति, पेमेंट का मतलब रुपए देना, ठीक है। तो रुपए का आना और रुपए का जाना, मतलब एक ऐसा अकाउंट जिसमें रिसिप्ट हम एक तरफ लिख दें, एक तरफ पेमेंट लिख दें, वो अकाउंट ये लोग अपने यहाँ बनाते हैं। इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये लोग जो है बस सिंपली, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक तरीके से कैश बुक ही होता है, कैश बुक की समरी होता है। कैश बुक तुम लोग पढ़ चुके हो पहले, तो कैश बुक की समरी होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखो इसकी क्या क्या हैं कि इट इज़ अ रियल अकाउंट, रियल अकाउंट है ये, क्योंकि रुपए का आना जाना लिख रहा है, तो इसीलिए नियम इसके यहाँ लगता है डेबिट वॉट एवर कम्स इन, क्रेडिट वॉट एवर गोज आउट। तो वॉट एवर क्या है, यहाँ रुपए ही आता जाता है, तो रुपए का आना डेबिट, रुपए का जाना क्रेडिट। अकाउंट जो होता है वो पिछले साल के बैलेंस से शुरू होता है, और जो इसका लास्ट में बैलेंस आता है वो करंट ईयर का बैलेंस होता है। इस अकाउंट में सारे कैश रिसिप्ट्स लिखे जाते हैं और कैश पेमेंट लिखे जाते हैं जो इस साल में किए गए हों। इस बात से कोई मतलब नहीं कि वो इस साल के थे या नहीं थे या फ्यूचर के हैं, ठीक है। चौथे पॉइंट पे इन्होंने लिखा है ऑल कैश रिसिप्ट वेदर इट इज़ कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट, सभी कैश रिसिप्ट्स चाहे वो रेवेन्यू हो या कैपिटल हो वो इसमें लिखी जाती हैं। अगला लिखा हुआ है ऐसे ही 5वें नंबर पे ऑल द कैश एक्सपेंडिचर वेदर इट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सारे खर्चे चाहे वो पूंजीगत हों या आयगत हों इसमें लिखे जाते हैं। कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया जाता, कोई अंतर नहीं निकाला जाता। मतलब फर्नीचर का ख़रीदना भी इसमें लिखा जाएगा और फर्नीचर का रिपेयर भी इसमें लिखा जाएगा। 8वां पॉइंट लिखा हुआ है दोज इनकम्स विच आर ड्यू बट नॉट रिसीव्ड विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट।
मतलब ऐसी कोई इनकम जो ड्यू हो गई है, हमें मिलनी चाहिए थी लेकिन हमें मिली नहीं है अभी, तो वो यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें कैश का आना ही लिखना है, और चूंकि ये मिली नहीं है अभी तो जब मिलेगी तब लिखेंगे। इसी तरीके से आउटस्टैंडिंग भी इसमें नहीं लिखा जाता कि अगर कोई आउटस्टैंडिंग है, देना बाकी है, तो वो भी नहीं लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखनी है जो इम्पोर्टेंट तुम लोगों को याद रखना है कि केवल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की मदद से बैलेंस शीट नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, तो कहने का मतलब यह हुआ कि रिसिप्ट एंड पेमेंट की मदद से बैलेंस शीट नहीं बनाई जा सकती। अगला लिखा हुआ है, एज इट इज़ ओनली अ समराइज फॉर्म ऑफ कैश बुक, फॉर दिस रीज़न इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अकाउंट्स। चूँकि ये कैश बुक का समरी है, कैश बुक तो हमारे पास बनी हुई है, चूँकि ये कैश बुक का समरी है इसलिए इस बुक को इम्पोर्टेंट बुक नहीं माना जाता। फिर आगे लिखा हुआ है, दिस अकाउंट डज नॉट रिवील नेट इनकम और नेट लॉस। यहाँ पे नेट इनकम और नेट लॉस की जगह डेफिसिट और सरप्लस हम कह सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये अकाउंट जो है हमें सरप्लस और डेफिसिट नहीं बताता है। अब इस पूरे से मतलब क्या निकला, इन्होंने आगे लिखा है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव कैरेक्टरिस्टिक दैट actual financial position could not be known from this account as balance sheet could not be prepared from this account। ये ऊपर की विशेषताओं से ये पता चलता है कि इससे जो है वास्तविक फाइनेंशियल पोजीशन नहीं पता की जा सकती क्योंकि इसकी मदद से बैलेंस शीट नहीं बनाई जा सकती। इसलिए दिस अकाउंट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर दोज इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशन एंड प्रोफेशनल्स whose all transactions takes place in cash and they do not hold any private property। Only cash balance can be known from this account। इसका मतलब बोल रहे हैं कि ये उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है जिनके यहाँ ज़्यादातर सौदे जो है वो नगद में ही होते हैं, उधार वगैरह ना होता हो। ठीक है, उनकी कोई अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी ना हो। ठीक है, अच्छा, इस अकाउंट की मदद से केवल कैश बैलेंस पता किया जा सकता है। आगे इन्होंने एक बड़ा सा होल्ड लिख रखा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज़ नॉट अ मिरर ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। जाहिर सी बात है, अभी हम लोगों ने कई बातें पढ़ी हैं कि इसमें जो है बैलेंस शीट नहीं बनाई जा सकती। मिरर तो बैलेंस शीट ही बोली जाती है, सारे सौदे इसमें नहीं लिखे होते। मान लो किसी साल में हमारा नगद में कुछ हुआ ही ना हो, उधार सौदे हो गए हों, अब वो इसमें लिखे ही नहीं जाएंगे, तो जाहिर सी बात है ये सारी बातें नहीं बता पाता। अब एक ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट में देखो इन्होंने रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट दो अलग अलग तरीके की रिसिप्ट बना सकती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, चाहे कैपिटल हो चाहे रेवेन्यू हो सब लिखा जाना, लेकिन जो भी कुछ रिसिप्ट थी, जो भी कुछ रुपए मिलने हैं वो बाईं तरफ डेबिट तरफ लिखे गए हैं और जो भी कुछ पेमेंट था वो दाहिनी तरफ क्रेडिट में लिखे गए हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना, इस नॉर्मली हम लोग जो अकाउंट बनाते हैं उनके हेड होते हैं पर्टिकुलर अमाउंट, लेकिन यहाँ पे रिसिप्ट अमाउंट है और पेमेंट अमाउंट है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट तुम लोगों ने अपनी कॉपी में बना ही लिया होगा। आगे लिखा हुआ है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में डिफरेंस। सिंपल से डिफरेंस है, उम्मीद है समझ में आ गए होंगे, लेकिन जल्दी से देख लो। पहला लिखा हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो कैश बुक की मदद से बनाया जाता है, जबकि कैश बुक जो है ओरिजिनल रिकॉर्ड है वो इसकी मदद से नहीं बनाया जाता। दिस अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड ओनली इन नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट केवल नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, लेकिन कैश बुक सभी बनाते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की समरी है, जबकि कैश बुक इसकी समरी नहीं है। डेट एंड हेडिंग, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेट नहीं लिखा जाता, ठीक है, ना ही डेट वाइज ये लिखे जाते हैं, लेकिन सौदे हेडिंग के अंदर हो सकते हैं, जबकि कैश बुक में हेडिंग नहीं होती है लेकिन डेट वाइज होते हैं। ठीक है, ये अंतर है इनका। और था ये पीरियड, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो एट द एंड ऑफ ईयर बनाया जाता है, मतलब साल में एक बार, जबकि कैश बुक जो है वो हमेशा बनाते रहते हैं। नेचर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक मेमोरेंडम अकाउंट है। मेमोरेंडम अकाउंट का मतलब क्या हुआ, एक याददाश्त के लिए या रफ अकाउंट कह सकते हो है, जबकि रियल ये जो कैश बुक है ये रियल है। आगे एक एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल से भी मतलब नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दूसरा इंपॉर्टेंट अकाउंट है, ये अकाउंट इंपॉर्टेंट अकाउंट है। इस अकाउंट को हम कहते हैं नॉमिनल अकाउंट है कि इसमें खर्चे और इनकम को लिखा जाता है, इसलिए इसे नॉमिनल अकाउंट कहते हैं।
साल के अंत में हर ऑर्गेनाइजेशन ये जानना चाहता है कि उसके पास सरप्लस बचा या डेफिसिट हुई, मतलब उसके एक तरीके से कह दो इनकम हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस हम नहीं कह सकते, इनकम और लॉस की बात कर रहे हैं। इनकम का मतलब ये हुआ कि हमें रुपए मिले ज़्यादा, हमने खर्च कम किए, हमारी इनकम एक साल की ज़्यादा रही लेकिन हमने खर्चे कम किए, तो ये सरप्लस हो गया। अदरवाइज डेफिसिट। कई डेफिनेशन दी हुई हैं, डेफिनेशन कम से कम 2 डेफिनेशन जरूर याद हों। कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं इसकी। पहली कैरेक्टरिस्टिक लिखी हुई, इट इज़ नॉमिनल अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि इनकम और खर्चों को लिखता है। इनकम लिखी जाती है क्रेडिट साइड पे, जबकि खर्चे लिखे जाते हैं डेबिट साइड पे। दूसरा लिखा हुआ है कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट इसमें नहीं लिखे जाते। अब ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे केवल रेवेन्यू रिकॉर्ड लिखा जाता है, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू पेमेंट। फिर आगे लिखा हुआ है वेरियस इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ करेंट ईयर आर ओनली रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। This make the adjustment related to various income and expenditures necessary, which means outstanding expenses will be added and prepaid expenses will be deducted from the concerned expenditures, and advance income will be deducted and accrued income will be added to the concerned income। इसका मतलब क्या हुआ कि इस अकाउंट में चूंकि हम लोग करंट ईयर की सारी इनकम लिखते हैं और करंट ईयर के सारे खर्चे लिखते हैं, भले ही वो इनकम हमें मिली ना हो, मतलब कोई रुपए हमें मिलना है, अभी मिला नहीं है हमें, लेकिन है वो इसी साल का, तो अब वो इसमें लिखा जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर कोई ऐसी इनकम है जो हमने अर्न कर ली है, नहीं मिली है, इसे हम लोग कहते हैं एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब होता है इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। तो कोई इनकम अगर ऐसी है जो हमने अर्न कर ली है लेकिन हमें मिली नहीं है, वो हम ऐड करेंगे। लेकिन अगर हमने कोई एडवांस इनकम हमें मिल गई है तो हम डिडक्ट करेंगे। ऐसे ही एक्सपेंसेस को लेके है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे, प्रीपेड को डिडक्ट कर देंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब हो गया ऐसे खर्चे जो हमें करने थे लेकिन नहीं किए। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसे खर्चे जो हमें नहीं करने थे लेकिन हमने एडवांस में पेमेंट कर दिए, तो इन लोगों का भी एडजस्टमेंट करते हैं। चौथा पॉइंट लिखा हुआ है, इसमें कोई ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऐसे नहीं होता है इस अकाउंट में, लेकिन इस अकाउंट का जो लास्ट में क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर जो होता है वो सरप्लस या डेफिसिट कहा जाता है। पांचवा लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन, सब इसमें लिखे जाते हैं। डेप्रिसिएशन हुआ, प्रोविज़न हुआ, रिजर्व, जो भी कुछ है वो ये लिखा जाता है। छठा पॉइंट लिखा हुआ है कैश बैलेंस एंड अदर एसेट्स आर नॉट शोन इन दिस अकाउंट। इसमें कैश बैलेंस और बाकी एसेट्स को नहीं दिखाया जाता, वो सब बैलेंस शीट के लिए होती हैं। फिर अगला पॉइंट कि ये केवल नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया जाता है और ये एग्जैक्टली इक्विवेलेंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। ठीक है, तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। फिर इनके डिफरेंसेस दिए हुए हैं। डिफरेंसेस भी सिंपल से ही हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो ट्रेडिंग एक्टिविटी उनके द्वारा बनाया जाता है और इसका उद्देश्य होता है नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस पता करना, जबकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है ये डेफिशिएंसी या सरप्लस के लिए बनाया जाता है। ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट के लिए आधार पर बनाया जाता है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के आधार पर बनाया जाता है, लेकिन ये ट्रायल बैलेंस की मदद से भी बनाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट यही लिखा हुआ था कि ये ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया जाता है, ये नॉन ट्रेडिंग द्वारा बनाया जाता है। चौथा पॉइंट लिखा हुआ है कि जो भी कुछ प्रॉफिट या लॉस आता था हमारा पीएल अकाउंट में, 11th में तुम लोगों ने पढ़ा है, वो कैपिटल में जोड़ा या घटाया जाता था। ठीक है, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो भी कुछ सरप्लस या डेफिसिट आएगा उसे जो है रिजर्व फंड में जोड़ेंगे या घटाएंगे। ठीक है, ये अंतर तुम लोग अपने आप पढ़ लेना। ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट है, फॉर्मेट भी तुम लोगों को अपनी कॉपी में बनाना है। कन्वर्जन भी ऐसे ही है, इसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये था इम्पोर्टेंट आइटम्स टू वेरियस नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन। कौन कौन सी चीज़ें इसमें नॉर्मली आती हैं? एक होता है लाइफ मेंबरशिप फीस। कुछ मेंबर ऐसे होते हैं इन लोगों के जो हर साल फीस ना दे करके एक साथ फीस दे देते हैं, उसे कहा जाता है लाइफ मेंबरशिप फीस। ठीक है, ये मेंबरशिप फीस जो है पूरी लाइफ के लिए होती है, इसलिए इसे कैपिटल रिसिप्ट माना जाता है और इसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी तरफ दिखाया जाता है। इंडोमेंट फंड,
इंडोमेंट फंड को हिंदी में कहते हैं कोष। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हर संस्था ये चाहती है कि वो अपने को मजबूत रखे वित्तीय तौर पर, फाइनेंशियली। इसके लिए वो लोग क्या करते हैं कि एक अपने आप फंड बना लेते हैं। जब भी इनके पास कोई बड़ा डोनेशन इनको मिल जाता है तो उसको ये बैंक वगैरह में जमा कर देते हैं। तो इस तरीके से ये लोग अपना एक फ़ंड का क्रिएशन करते हैं, फ़ंड बनाते हैं, और इस फंड को जो है बैलेंस शीट की लायबिलिटी तरफ दिखाया जाता है। लीगेसी जो होती है वो वसीयतनामा होती है एक तरीके से। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग जो बहुत अमीर हैं वो मरते समय, अपने अंतिम समय में अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा इन लोगों को वसीयत के तौर पे दान दे देते हैं। ठीक है, तो इस वसीयत को भी लायबिलिटी माना जाता है। अगर बहुत छोटा अमाउंट हुआ तब तो चलो हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख देंगे, लेकिन अगर बड़ा अमाउंट हुआ तो इसको हम लोग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दिखाते हैं। फिर है रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स। कभी कभी क्या होता है कि इन लोगों के यहाँ जो ऑफिस फर्नीचर है या इक्विपमेंट है वो ख़राब हो जाते हैं और वो जो है अब काम लायक नहीं रह गए, तो इनको ये लोग बेच देते हैं। इनको बेचने से जो रुपए मिलता है, अगर वो रुपए कम हैं, ठीक है, तो उनको, बल्कि तुम लोग ये मानो कि इनको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में ही लिखते हैं। ठीक है, या अगर हमें ये पता चल जाए कि बेचने पे हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है तो फिर उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। लॉस हुआ तो डेबिट में, प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट में। फिर है डोनेशन। इन लोगों को डोनेशन भी मिलती रहती है। डोनेशन का मतलब लोग दान देते रहते हैं इनको। इनके दान दो तरीके के मिलते हैं, एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन, एक होता है जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब हुआ कि किसी पर्टिकुलर काम के लिए इनको डोनेशन मिले। जैसे मान लो बिल्डिंग बनाने के लिए रुपए मिल गया, तो अब ये कैपिटल नेचर का माना जाएगा और ये बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। लेकिन अगर जनरल डोनेशन है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, नॉर्मल है कि दान का रुपए मिला, तो इस दान के रुपए को हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख देते हैं इनकम के तौर पर। एक होता है स्पेशल फंड। कभी कभी ये लोग कुछ स्पेशल फंड बनाते हैं। जैसे मान लो अगर हम बात करें स्टेडियम की, तो मैच फंड, स्पोर्ट फंड, टूर्नामेंट फंड, प्राइज फंड, ऐसे ये लोग बनाते हैं। तो अगर ऐसे कोई फंड हैं तो इन फंड को जो है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाया जाता, बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। और अगर इस हेड पे कोई एक्सपेंसेस होते हैं तो उनको भी फिर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ना दिखाकर इन्हीं फंड में से माइनस कर देते हैं। एंट्रेंस फीस, जितनी भी ये क्लब, सोसाइटी या बाकी इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये अपने मेंबर बनाते हैं। मेंबर का मतलब जो एग्री कर जाए कि हाँ वो इनका लाभ उठाएंगे और उसके बदले वो लोग पैसा देंगे। ठीक है, तो ये लोग कभी कभी उसके लिए एंट्रेंस फीस रख देते हैं कि जब आप बनोगे मेंबर तो आपको एक एडमिशन फीस या एंट्रेंस फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, इसको एक बार दे करके पैसा वो जो है वो फिर इनका मेंबर बन जाता है, फिर रहता है मेंबर उनका। तो इसलिए इसको जो है कैपिटल नेचर का मान लिया जाता है और ये बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एंट्रेंस फीस को रेवेन्यू नेचर का माना गया है, मतलब हर साल मिलेगी, तो वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाई जाएगी। और अगर ऐसा नहीं है तो इसको जो है बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। फिर है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है चंदा। चंदे का मतलब होता है कि इन लोगों को हर साल मिलने वाली इनकम। चंदा और एंट्रेंस फीस, इन दो में तुम लोग अपना ऐसे मान सकते हो जैसे तुम लोग जब स्कूल में एडमिशन लेते हो तो एडमिशन फीस एक बार देनी पड़ती है और जो फीस होती है वो हर महीने देनी पड़ती है। तो सब्सक्रिप्शन का मतलब मान लो फीस हो गया और एडमिशन फीस का मतलब मान लो तुम एंट्रेंस फीस हो गया। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन हर बार मिलने वाली चीज़ है, तो इसलिए सब्सक्रिप्शन को इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाता है। कभी कभी इसे लाइबिलिटी माना जा सकता है, लेकिन वो तुम लोगों के सिलेबस में है नहीं, तो उसकी टेंशन मत लो। फिर आगे लिखा हुआ है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड स्पोर्ट मटेरियल। ये सब भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी दिखाया जाता है, ये इनकम ही है एक तरीके से। ठीक है, फिर लिखा हुआ है एड फ्रॉम गवर्नमेंट एंड अदर इंस्टीट्यूशन। कभी कभी सरकारी संस्थाओं या बाकी संस्थाओं द्वारा इन लोगों को मदद मिलती है
उस मदद को जो है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाता है, अगर वो रेवेन्यू नेचर की है, मतलब बार बार मिलने वाले नेचर की है। तो ये एक तरीके से क्विक रिवीजन था तुम लोगों के पूरे चैप्टर का। इस वीडियो को ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करो, और अगर अभी भी कोई बात नहीं समझ में आई है तो हमें बताओ। इस चैप्टर से क्वेश्चन कौन कौन से लिखने हैं उसकी लिस्ट हम आप लोगों को दे देंगे।